दोस्तों नमस्कार। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने ये कहा कि जिन मुद्दों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं उन मुद्दों के ऊपर जब बहस होती है तो कोर्ट का पूरा टाइम उसी में चला जाता है और जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जनमानस के जो मुद्दे आते हैं, हम उन पे टाइम नहीं दे पाते और वो अनहर्ड चले जाते हैं। मतलब उन पे कोई डिस्कशन ही नहीं होता। जब डिस्कशन नहीं होगा तो निर्णय कैसे होगा, न्याय कैसे मिलेगा? ये एक चिंताजनक स्थिति है। ये बात भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी बात जब कोर्ट में रख रहे थे तब उन्होंने ये कहा। मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल ये मुद्दे कौन लेके आता है, क्यों कोर्ट हमेशा इन बड़े मुद्दों के ऊपर उलझ जाते हैं और आम आदमी के और समाज के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि आफ्टर ऑल ये मुद्दे लाता कौन है, ये मुद्दे होते क्या हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रखूंगा, करीब 10-12 देशों के एग्जाम्पल रखूंगा कि वहां पे इस तरह की जो समस्या है उससे उन्होंने कैसे मुक्ति पाई। और भारत के जो न्यायाधीश हैं, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो चाहे तो भारत में भी ये सुधार तुरंत लागू हो सकता है। इसमें किसी से पूछने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि न्याय का मामला है। यहां पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहां सिर्फ न्याय की बात होती। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, शेयर भी करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए। ऐसे गंभीर मुद्दे मुझे नहीं लगता आप कहीं और सुन पाएंगे या इन पे चर्चा कर पाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टर ऑल ये मुद्दे लाता कौन है। निश्चित रूप से ऐसे बड़े मुद्दे संवैधानिक कवर के अंदर, मतलब ये कह के कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का मुद्दा है, इस आधार पे इन मुद्दों को सामने लाया जाता है। और लाने वाले आम वकील तो नहीं है, होंगे बड़े इन्फ्लुएंशियल वकील जो पॉलिटिकली कनेक्टेड होंगे। तो सवाल इस बात का है कि आफ्टर ऑल जब इन मुद्दों को लिया जाता है तो लेने का डिसीजन भी तो न्यायाधीशों का ही है, रजिस्ट्री का है। उसका क्राइटेरिया क्या है, आम आदमी के मुद्दे क्यों छूट जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम क्यों नहीं होता। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समाज में भी चिंता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो आज बात कही वो एक्चुअली समाज का अपना जो कंसर्न है, उन्होंने वो बात दोहराई है। इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें सुधार कैसे हो, उस पे जाने से पहले पूरी दुनिया में इस बात को तो आप मान के चलिए कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो अपनी बात को पुश करने के लिए अपने प्रभाव का और दबाव का इस्तेमाल कर कर अपने फायदे के लिए न्यायपालिका को इन्फ्लुएंस करने का पूरा प्रयास करते हों। ह्यूमन टेंडेंसी है, हर आदमी अपने फेवर में इकोसिस्टम चाहता है। और इसीलिए जो बड़े वकील हैं, इन्फ्लुएंशियल वकील हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड वकील हैं, उनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है, क्योंकि एक तरह का दबाव सिस्टम के ऊपर रहता है, चाहे वो रजिस्ट्री हो या कोर्ट्स हो। अब ये तो आप कहेंगे कि नहीं ऐसा कोई दबाव नहीं है, लेकिन जिसे कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। जो हो रहा है, जिस तरह से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि सिस्टम पे कहीं ना कोई दबाव है। तो बाकी देशों ने इसको कैसे रोका? बाकी देशों ने ऐसे क्या सुधार किया जिससे वहां पे लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा बना रहा और वहां पे लोग ये नहीं कहते कि जो न्यायपालिका है वो दबाव में काम कर रही है। भारत में अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें, जनमानस के जो ओपिनियन है भारत की न्यायपालिका पे, वो चिंताजनक है। ये बात जजेस भी जानते होंगे, समाज भी जानता है, राजनीतिज्ञ भी जानते हैं। लेकिन सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए, सवाल ये है। लेकिन सुधार पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि बाकी देशों ने इस समस्या को कैसे निपटाया। तो दोस्तों एक एक करके हम जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आज मैं उसके ऊपर एक एनालिसिस करके लाया हूं कि बाकी देश किस तरह से इस प्रभाव को अपने यहां से हटाते हैं, ताकि जनता में न्यायपालिका है उसकी साख बनी रहे।
सबसे पहले हम बात करते हैं यूके सुप्रीम कोर्ट की कि वहां क्या होता है, क्योंकि हमने तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफी हद तक यूके का अपनाया, वहां के जो काम करने के तरीके थे उन्हीं को हमने अपनाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंडिपेंडेंट कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको आप रजिस्ट्री बोल सकते हो, क्लेरिकल स्टाफ होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई दखलंदाजी नहीं होती, वह पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे यूपीएससी होता है, इसी तरह से उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, और जिसमें अपॉइंटमेंट में जो स्टाफ अपॉइंटमेंट है, लिस्टिंग टीम्स हैं और रजिस्ट्री डिसीजंस हैं, उसमें जजेस की कोई दखलंदाजी नहीं होती। जज ये नहीं कह सकते कि आप इस केस को अगले दिन लिस्ट कर दीजिए या अगले हफ्ते लिस्ट कर दीजिए। जजेस ऐसा इंटरफियर नहीं कर सकते। मैटर बकायदा रजिस्ट्री में जाएगा, और रजिस्ट्री की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, जो उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, सारे मैटर, चाहे वो छोटे हो या बड़े, नेताओं के हो या आम आदमी के, पॉलिटिकल पार्टीज के हो या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के या कॉर्पोरेट्स के, सबको लाइन से, क्राइटेरिया से ही आना पड़ेगा। ये यूके ने सिस्टम बना रखा है। इसका क्या हुआ मतलब? नो पॉलिटिकली कनेक्टेड लॉयर कैन इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स। सवाल इस बात का है कि जब सब कुछ एसओपी से होगा तो फिर आप कितने ही बड़े हो, लाइन से आना पड़ेगा, कतार से आइए। आप बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। क्या हमारे यहां ऐसा करना मुश्किल है? हम क्यों नहीं करते? सवाल ये। ऑटोमेटेड रूल बेस्ड लिस्टिंग, listing follows published criteria, is handled by the registrar using transparent written protocol. No advocate can mention for urgent listing through personal influence. हमारे यहाँ तो यही होता है, हम तो रात को कोर्ट खोल देते हैं, हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल प्रायोरिटी मिल जाती है, बेल भी एप्लीकेशन हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मेंशन जो हो रहा है उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूरी है, क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, आप उठा के देख लीजिए दोस्तों, ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल हैं। ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी और उनसे संबंधित वकील ही ये मुद्दे उठाते हैं। क्या समाज नहीं जानता इसको? क्या जजेस नहीं जानते? तो दुनिया ने किस तरह से इंसुलेट किया जुडिशरी को इस इन्फ्लुएंस से, क्या हम नहीं सीख सकते? सवाल आज इस बात का। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको अपनाते हैं तो रिड्यूस डिस्क्रिशनरी लिस्टिंग द बिगेस्ट चैनल ऑफ इन्फ्लुएंस। बड़ा आदमी है, बड़ा वकील है, बड़ी फीस लेता है, उसको समाज क्या कहता है कि इनका जजेस से अच्छी दोस्ती है, जब वो खड़े होते हैं उनका मैटर लिस्ट हो जाता है, इसी बात की तो मोटी फीस ली जाती है। जब सब कुछ लाइन से होगा तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस और इतनी बड़ी फीस अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगी। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? ये बड़ी बात है। अब देखते हैं यूएस में कैसे होता है। वहां पे जीरो मेंशनिंग सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई मेंशनिंग एडॉप्ट नहीं करते, वो कोई मेंशनिंग नहीं है, आपको कोई ओरल रिक्वेस्ट अर्जेंट लिस्टिंग की नहीं होती है, अलाउड ही नहीं है। वो क्या करते हैं? एवरी मैटर इज फाइल्ड इन राइटिंग एंड कंसीडर्ड इंस्टीट्यूशनली। मतलब आप फाइल करिए और जो प्रोसीजर है, इंस्टीट्यूशन का जो प्रोसीजर है, आप कितने भी बड़े वकील हो, आपको सिस्टम से ही चलना पड़ेगा। क्या भारत ये अपना नहीं सकता? मुश्किल है, ये सोचने की बात है। टाइम बाउंड ओरल आर्ग्यूमेंट, ईच साइड इज गिवन फिक्स नंबर ऑफ मिनट्स, ऑफन 30 मिनट्स। आपको जो कहना है आप 30 मिनट में निपटा दीजिए। हमने देखा है घंटों बहस चलती रहती है। मुद्दा क्या है? उसी मुद्दे को घुमा घुमा के बार बार, कभी कभी बहुत छोटे मुद्दे, कभी काम की बात आखिर में आती है, 2 घंटे की बात में 1 या 2 आर्ग्यूमेंट काम के होते हैं, बाकी सिर्फ नरेशन चलता रहता है। बात तो सही, अगर आपके मुद्दे हैं तो आप आधे घंटे में रख सकते हैं। लंबी बहस क्यों की जाती है? ताकि क्लाइंट को बताया जा सके कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमने 1 घंटे बहस करी, 2 घंटे बहस करी, क्लाइंट भी इंप्रेस होता है, अरे मेरे वकील ने बहुत मेहनत करी। ये जो क्वांटिटी का खेल है ना, ये क्वालिटी के ऊपर हावी पड़ रहा है, और यही कारण है कि लॉन्ग पेंडेंसी है, बार बार पास ओवर है। क्योंकि अगर जजेस साहब को 5 बजे तक या 4:30 बजे तक हियरिंग करनी है, अगर वहां पे 60 केस की जगह आप 30 ही सुनेंगे या 10 ही सुनेंगे तो बाकी का क्या होगा? सवाल इस बात का है। तो इसीलिए वहां टाइम लिमिट है। इवन द मोस्ट politically connected lawyers are cut off when the time ends. एक एग्जाम्पल बताता हूं।
Bush and Gore, lawyers for US presidential candidate were strictly timed and stopped mid sentence. जैसे ही टाइम खत्म हुआ, इवन राष्ट्रपति के लॉयर्स की आर्ग्यूमेंट चल रही थी, राष्ट्रपति का मुद्दा था, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट थी, जैसे ही आधा घंटा खत्म हुआ, उनका बस टाइम अप, स्टॉप इट। आप होंगे राष्ट्रपति के लॉयर, सो व्हाट, हो सकता है आप राष्ट्रपति की तरफ से बहस कर रहे हो, सो व्हाट, टाइम इज सेम फॉर एवरीवन। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को और शार्प करिए, टाइम में बात खत्म करिए। राष्ट्रपति होने का मतलब ये नहीं है कि टाइम की रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसीलिए अगर ऐसा होगा तो इन्फ्लुएंस कैन नॉट बाय मोर हियरिंग टाइम। सारे जजमेंट्स, सारे कोर्ट हियरिंग टाइम पे खत्म होंगे, पेंडेंसी खत्म होगी और डिसीजन टाइम पे आएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। कनाडा में क्या होता है? मैंडेटरी कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर, जजेस मस्ट डिस्क्लोज प्रायर पॉलिटिकल और प्रोफेशनल एसोसिएशन, डिटेल्ड रेस्क्यूअल रीजंस आर समटाइम्स पब्लिश्ड। अगर आप किसी मुद्दे से अपने आप को हटा रहे हैं, पहली बात तो जजेस इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। अगर फिर भी अगर जो सामने वकील है वो आपका दोस्त है, क्लासमेट है, कहीं आप साथ पार्टियां करते रहे, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जजेस जो बनते हैं वो लॉयर्स होते हैं, बाद में उनको अपग्रेड करके जजेस बना दिया जाता है। तो जब वो लॉयर्स होते हैं, बाकी जो अपीयर हो रहे हैं लॉयर, उनके साथ पुरानी दोस्ती हो सकती है, हो सकता है उन्होंने चैम्बर शेयर किए हो सकता है साथ ट्रेवल किया हो सकता है सोशलाइजिंग साथ की हो, पुरानी दोस्ती हो। क्या ये डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये डिस्क्लोज नहीं है तो एक इमोशनल कनेक्ट तो रहता ही, फेवरेटिज्म की डाउट तो हमेशा रहती ही है। और इसी बेस पे बहुत बार क्लाइंट ये ढूंढता है कि कौन सा वकील ले जो जज को इन्फ्लुएंस कर सके। ये प्रैक्टिकल साइड ऑफ लॉ है। तो ये बात छुपी हुई किसी से नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस है। इस मुद्दे पर जजेस को खुद अपने आप को रेस्क्यू कर लेना चाहिए। न्यूट्रल केस असाइनमेंट, केसेस आर असाइन्ड बाय द रजिस्ट्रार थ्रू ए पब्लिश्ड रोस्टर सिस्टम, नॉट बाय चीफ जस्टिस अलोन। रोस्टर कौन डिसाइड करेगा? उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। कौन सा मैटर कौन से जजेस के पास कब जाना चाहिए, लेट द कंप्यूटर सिस्टम डिसाइड। इंडिविजुअल पर्सन आदमी क्यों डिसाइड करे? कल हियरिंग होगी या अगले हफ्ते या 1 महीने बाद या 10 महीने बाद, लेट कंप्यूटर डिसाइड। आप कितने भी इन्फ्लुएंशियल हो, आपके जजेस कितने भी क्लोज हों, आप रोस्टर को वायलेट नहीं कर सकते। ये वहां का कानून है। इसका मतलब ये है कि नो पॉलिटिकली कनेक्टेड लॉयर कैन होप फॉर ए प्रिफर्ड बेंच। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको बोला जाता है लीगल प्रोफेशन में बेंच शॉपिंग। किस वकील को रखा जाए? क्योंकि मेरा मान लीजिए मुद्दा एक्स जज के सामने है, बहुत बार ये देखा जाता है कि ऐसे वकीलों को ढूंढा जाता है जो उस जज के करीब रहे हों या दोस्त हों, उनको हायर किया जाता है ताकि जब वो मेंशन करेंगे या कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि फेवरेबल डिसीजन हो सकता है। ये मुद्दा अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप जाके कोर्ट्स में देख लीजिए, चैम्बर्स में बात करिए, इस तरह के डिस्कशन कोर्ट की गैलरीज में होते रहते हैं कि कौन सा वकील किस जज के क्लोज है। ये मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सबको पता है। इसीलिए वहां पे दुनिया के हर कोर्ट में ऐसा होता होगा। दुनिया में लोग हैं, जजेस भी इंसान हैं, उनकी भी दोस्ती होती होगी। कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उन्होंने सिस्टम बना। जर्मनी में क्या किया जाता है दोस्तों? नो ओरल मेंशन और डायरेक्ट एक्सेस, ऑल कम्युनिकेशन मस्ट बी इन राइटिंग। कोई ओरल नहीं आएगा। सुबह सुबह जैसे ही कोर्ट लगा, 10 लोग पहुंच गए, सर अर्जेंट मैटर है, प्लीज हियर दिस ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। कुछ नहीं, लाइन से आइए। सिस्टम बना हुआ है। बहुत अर्जेंट मैटर है, उसके लिए भी सिस्टम बना है। किसको अर्जेंट ट्रीट किया जाएगा, उसके लिए भी सिस्टम बना है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। नो प्राइवेट अप्रोच टू जजेस इज परमिटेड, नॉट इवन थ्रू क्लर्क्स। हमारे यहाँ तो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, फंक्शंस में बहुत जजेस को बुलाया जाता है। किस लिए बुलाया जाता है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए। अदरवाइज पूरी दुनिया में जजेस जनरली अपने आप को इस पूरे सिस्टम से इंसुलेट रखते हैं। वो कभी भी इस तरह के मुद्दों में क्लोज नहीं आना चाहते, क्योंकि जनता देखती है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना, हर आदमी समझता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, फोटोग्राफी करता है, वीडियोग्राफी करता है कि आप किसके साथ कितने क्लोज हैं। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। इस बात को हमें समझना होगा, जजेस इससे दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए
strict bench independence, two Senate with a fixed membership, judges cannot be selected for a particular matter. अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई मैटर है तो वहां पे फिक्स्ड है, ये मैटर इसी के पास जाएगा, आप बदल नहीं सकते। अगर 3 बेंचेस हैं तो 2 फिक्स हैं, एक आदमी अगर इमरजेंसी में या छुट्टी में बदलना पड़े आप बदल सकते हैं, लेकिन आप पिक एंड चूज बेंचेस का नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है जर्मनी में कि प्रिवेंट्स पॉलिटिकल लॉयर्स फ्रॉम लिवरेजिंग कनेक्शंस टू शेप बेंच कॉम्पोजिशन। अपने हिसाब से जजेस को कुर्सी पे नहीं रोटेट किया जा सकता ताकि फेवरेबल डिसीजन हो, उन्होंने इस चीज को इंसुलेट किया है। अब सुप्रीम जो सिंगापुर है वहां क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। एग्रेसिव डिसिप्लिन फॉर मिसकंडक्ट, सिंगापुर कोर्ट्स रेगुलरली सेंसर सीनियर एडवोकेट्स रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। आफ्टर ऑल सिंगापुर क्यों माना जाता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? आप कितने भी सीनियर और इन्फ्लुएंशियल हो, अगर आपने लक्ष्मण रेखा पार करी आपके खिलाफ कार्रवाई। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के सिंगापुर के अंदर हम आर्बिट्रेशन सेंटर क्यों रेस्पेक्टेड मानते हैं। भारत भी चाहता है अपने यहाँ पे आर्बिट्रेशन डेवलप करना, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ आर्बिट्रेटर, सिंगापुर के आर्बिट्रेटर टेक्निकली कॉम्पिटेंट होते हैं, वो रिटायर्ड जजेस नहीं होते, इस बात को समझिएगा। वहां पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है, ना कि रिटायरमेंट और सीनियरिटी को, क्योंकि आर्बिट्रेशन का मुद्दा ही अलग है। उसके अलावा अगर आप इन्फ्लुएंशियल भी हैं, आपको कतार से ही आना पड़ेगा, डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। इवन प्रोमिनेंट लॉयर्स फेस सस्पेंशन फॉर माइनर मिसकंडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए। ए पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड सीनियर काउंसिल वाज सस्पेंडेड फॉर एथिकल ब्रीच इन क्लाइंट इंटरैक्शन। क्या हम कर पाएंगे? क्या हमने आज तक किसी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल सीनियर को सस्पेंड किया है? मुझे तो याद नहीं। क्या ब्रीच ऑफ कंडक्ट हुआ है? बहुत बार देखा जा सकता है। इस बात को समझना। इंपैक्ट क्या होता है? क्रिएट ए कल्चर वेयर इन्फ्लुएंस हैज नो प्रैक्टिकल वैल्यू। हो गए आप कितने भी बड़े, आप अदालत को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। यही चीज है जो जनता में न्यायालय के प्रति विश्वास जगाती है, इज्जत दिखाती है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? जीरो बैकडोर एक्सेस, ऑल मीटिंग्स बिटवीन रजिस्ट्री ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स आर रिकॉर्डेड और मिनिटेड। आप रजिस्ट्री जाते हैं, लिस्टिंग का मुद्दा देखते हैं, करेक्शंस के लिए, ऑब्जेक्शंस के लिए, जो भी है एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। कौन मिलने आया, किससे मिलने आया, क्या बात हुई, ताकि कल को यह ना कहा जाए कि रजिस्ट्री में जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा। देयर आर पब्लिक प्रोटोकॉल्स डिफाइंड व्हाट लॉयर्स में रिक्वेस्ट इनफॉर्मली। आप क्या बात करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अगर आपने इन्फ्लुएंशियल बात करी जिससे कि जजमेंट या लिस्टिंग में इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, दैट इज बार्ड, दैट इज मिसकंडक्ट, और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ट्रांसपेरेंट सीनियर काउंसिल डेजिग्नेशन, मेरिट बेस्ड स्कोरिंग शीट फॉर सीनियर काउंसिल अपॉइंटमेंट। किस बेस पे किया गया? ये मेरिट बेस्ड पब्लिकली नोन है। बार एसोसिएशंस प्रोहिबिट लॉबिंग, पॉलिटिकल एंडोर्समेंट्स और रेफरेंसेस टू पॉलिटिकल पैटर्न्स। ये बार एसोसिएशंस के भी कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या हमारे यहां बार एसोसिएशंस के कोड ऑफ कंडक्ट है? हमने तो नहीं देखे, क्योंकि हमारे यहां एक एडवोकेट एक्ट है, हम उसके आसपास चलते हैं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट बहुत जरूरी है कि लॉयर्स और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में क्या होना चाहिए। यहां तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही लॉयर्स के ग्रुप हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि लॉयर्स ओरिएंटेड लॉबिंग पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा? इसका मतलब यह है कि लॉयर्स कैन नॉट एक्यूमुलेट इन्फ्लुएंस थ्रू पॉलिटिकल नेटवर्क। यहां तो ज्यादातर लॉयर्स पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन में इसलिए आते हैं, आप उठा के देख लीजिए, जितने भी प्रवक्ता हैं पॉलिटिकल सिस्टम में ज्यादातर लॉयर्स। उसका पर्पज यही है कि दे क्रिएट इन्फ्लुएंस अराउंड देम, जिसका वो बाद में फायदा उठाना चाहते हैं। इसको बैन किया गया है अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या कहा गया है? रैंडम केस एलोकेशन, मैटर्स आर असाइंड टू द चैम्बर वाया सॉफ्टवेयर ड्रिवन रैंडमाइज्ड सिस्टम। आदमी नहीं, आपने अपना मैटर डाल दिया, लिस्टिंग होगी, क्लासिफिकेशन हो गया, आप किसको कौन सा मैटर कब लिस्ट होगा एल्गोरिथम डिसाइड करता है, आदमी नहीं।
तो आपने ह्यूमन एरर को साइडलाइन कर दिया। भारत में तो डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, सारे कोर्स कंप्यूटराइज्ड हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए, आप ये रेंडमाइजेशन किया जा सकता है। रिटन हियरिंग कल्चर, हेवी रिलायंस ऑन राइटिंग प्लीडिंग, ओरल हियरिंग्स आर रेयर एंड स्ट्रिक्टली टाइम कंट्रोल्ड। जैसा अमेरिका में हमने देखा 30 मिनट्स, आपको जो कहना है राइटिंग में कीजिए, बहस क्यों करनी है, अपने फैक्ट्स अपने मुद्दे सब आप राइटिंग में लिख दीजिए, लेट द कोर्ट डिसाइड। अब तो एआई आ गया है, इट कैन बी असेस्ड थ्रू एआई एज वेल। तो ये पूरी चीज जो है, इससे एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकली कनेक्टेड लॉयर्स हैं कैन नॉट गेन एडवांटेज थ्रू थियोरेटिकल्स और लॉबिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी को लेकर आती है, केनिया जो हमसे पिछड़ा हुआ देश हम मानते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है। केनिया अंडरवेंट एंड मेजर रिफॉर्म्स टू काउंटर पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस प्रोड्यूसिंग बेस्ट इन क्लास प्रोसीजर्स। केनिया ने रिफॉर्म किया और आज उसको दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। जब केनिया कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। केनिया ने क्या किया, इसको हम समझ सकते हैं। चीफ जस्टिस कैन नॉट कंट्रोल लिस्टिंग, जुडिशियल सर्विस कमीशन मैनेजेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, हम जजेस की अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बाकी कोर्ट स्टाफ का अपॉइंटमेंट है उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी हो, ताकि उनके अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन के लिए एक न्यूट्रल फोरम हो। ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया फॉर अर्जेंट हियरिंग, एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया जो मैं शुरू में आपसे कह रहा, कौन से मैटर को आप अर्जेंट हियरिंग मानेंगे, हर पॉलिटिकल मैटर को। जस्ट बिकॉज आज भारत सरकार ने एक डिसीजन ले लिया, कल उसके खिलाफ लोग कोर्ट में पहुंच गए कि साहब ये अर्जेंट हो गया क्योंकि कल भारत सरकार ने कोई निर्णय लिया, अभी वो लागू नहीं हुआ, उसके साइड इफेक्ट किसी को नहीं पता, उसकी मेरिट डीमेरिट किसी को नहीं पता, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस की अपोज करना है, उस पूरे मुद्दे को स्टे करवाना है, इसलिए लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। क्या ये उचित है? क्योंकि आफ्टर ऑल सरकार ने कोई सोच के डिसीजन लिया होगा। तो इतनी अर्जेंसी किस बात की? सवाल इस बात का है कि इसीलिए अर्जेंसी के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। डिजिटल फाइलिंग एंड ट्रैकिंग, ऑल फाइलिंग पब्लिकली टाइम स्टैम्प, कितने बजे फाइल हुआ पब्लिकली पता होना चाहिए। मैंने फाइल किया मान लीजिए आज सुबह 11 बजे, और एक सीनियर ने फाइल किया या पॉलिटिकली कनेक्टेड लॉयर ने फाइल किया मेरे से 4 घंटे बाद, उनकी लिस्टिंग पहली हो गई, मेरी अब ये हुई नहीं। क्या ये पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब इन्फ्लुएंस होता है। मेरा मैटर लिस्ट नहीं होगा, किसी और का होगा। यही चीज है जो क्वेश्चन मार्क करती है। इसीलिए जो टाइम स्टैम्प मैटर्स हैं उससे क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आती है। एडवोकेट्स कैन नॉट मूव फाइल्स थ्रू इन्फ्लुएंस। आप पुश नहीं कर सकते कि मेरा पहले कर दो, मेरी अर्जेंसी है, मेरा क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी फीस ज्यादा है, मैं बड़ा वकील हूं और क्लाइंट की नजरों में मेरी इज्जत उतर जाएगी अगर लिस्टिंग नहीं हुई, तो प्लीज हेल्प मी। ऐसा नहीं चलता, क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए क्लाइंट्स फीस भी ज्यादा देते हैं और इन्फ्लुएंस को ढूंढते हैं। सिस्टम को पहले दिन से ही डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया जाता है, क्लाइंट के द्वारा भी और लॉयर्स के द्वारा भी, क्योंकि हमारे यहां पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखती है जनता को। यही एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब क्या है? मॉडल फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेसी फेसिंग पॉलिटिकल लीगल इंटरफेस। तो हमें और कहीं नहीं, अमेरिका छोड़ दीजिए, केनिया का मॉडल हम अपना सकते हैं। सवाल इस बात का है। साउथ अफ्रीका ने क्या किया? फुल रिटर्न एक्सप्लेनेशन फॉर रेक्यूसल्स, जजेस प्रोवाइड रीजंस फॉर स्टेपिंग असाइड, नॉट डूइंग सो इनवाइटिंग पब्लिक क्रिटिसिज्म। अगर आप किसी मुद्दे से अपने आप को हटाना चाहते हैं तो आपको डिटेल देना पड़ेगा क्यों, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि आपको छुपा रहे हैं। अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है तो आप लिख के दीजिए। प्रॉब्लम कहां है? क्यों हम लिख के नहीं देना चाहते? सवाल इस बात का है। इंडिपेंडेंट क्लर्कशिप सिस्टम, क्लर्क्स लॉ रिसर्चर्स आर चूजन वाया ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स टू अवॉइड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। आप किसको क्लर्क रखेंगे? बहुत बार तो इन्फ्लुएंस दिया जाता है कि सर इसको आप अपने यहाँ क्लर्क रख लीजिए। बड़े बड़े लोगों के रिकमेंडेशन जाते हैं कि आप जजेस के साथ इनको क्लर्क रख लीजिए, इंटर्नशिप करवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जब आप अपने आदमियों को प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो अंदर की जानकारी बाहर आती है और बाहर का इन्फ्लुएंस अंदर जाता है। दुनिया समझती है इस खेल को, हम भी इस पे बैन लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बैक चैनल से इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है थ्रू क्लर्क्स, थ्रू इंटर्न्स, उसको भी रोका जाए। हांगकांग ने क्या किया? हांगकांग ने कहा कि हम इंटरनेशनल जजेस ऑफ पैनल,
लोकल क्योंकि छोटी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा शायद उनको कॉम्पिटेंट जजेस मिलते या नहीं मिलते एक अलग बात है, उन्होंने सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करने के लिए पैनल में जो नॉन रेजिडेंट जजेस हैं, जिनका मतलब लोकल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है पॉलिटिकल, उन लोगों को अपॉइंट किया है जजेस फ्रॉम यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जजेस हैं, क्योंकि लीगल सिस्टम वहां का है। तो जब पहले जो हांगकांग था वो यूके की टेरिटरी थी, इसीलिए जो कॉमनवेल्थ सिस्टम है वहां के जजेस को उन्होंने अपने पैनल पे रखा हुआ है, क्योंकि वो लोकल पॉलिटिक्स से उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपना काम करने आया, तो वो क्यों इन्फ्लुएंस में आएगा, उसको वहां कोई ट्रांसफर पोस्टिंग तो चाहिए नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं चाहिए, वो अपना काम करेंगे और वापस जाएंगे। तो दे क्रिएट न्यूट्रल ओवरसाइट ओवर द सिस्टम, इसीलिए इंटरनेशनल ओवरसाइट विच डाइल्यूट्स पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकली कनेक्टेड लोकल लॉयर्स कैन नॉट गेन अनड्यू एडवांटेज। जब उन्होंने सिस्टम से चलना है तो फिर क्यों डर का। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या बातें करनी होंगी। जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा गंभीर मुद्दा है, उसका समाधान भी वो कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है पूरी दुनिया से, इंडिपेंडेंट कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूके और केनिया ने किया, फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रांसपेरेंट लिस्टिंग यूके और यूरोपियन ह्यूमन राइट हुआ, टाइम बाउंड हियरिंग यूएस और कनाडा में है, जीरो ओरल मेंशनिंग यूएस और जर्मनी में है, रैंडम बेंच एलोकेशन यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स वहां है, मैंडेटरी कंफ्लिक्ट डिस्क्लोजर कनाडा और साउथ अफ्रीका में है, मेरिट बेस्ड सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन ऑस्ट्रेलिया ने किया है, सीवियर डिसिप्लिनरी फॉर मिसकंडक्ट बाय प्रोमिनेंट लॉयर्स ये सिंगापुर ने किया, ताकि जो सीनियर्स हैं उनको भी रहे कि उनको डिसिप्लिन में रहना है, ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्री इंटरैक्शंस ऑस्ट्रेलिया और यूके ने किया, एंड इंटरनेशनल ओवरसाइट और क्रॉस ज्यूरिडिक्शनल जजेस हांगकांग ने किया। सारे एग्जाम्पल दुनिया में है दोस्तों। अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो अब भारत क्या अपनाना चाहता है। चीफ जस्टिस साहब ने मुद्दा तो उठा दिया और वो चाहते भी हैं कि सुधार हो। दुनिया में सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्या हम इनमें से कुछ सीखेंगे? सवाल इस बात का है। तो मेरा क्या कहना है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि क्या मेरे सुझाव हैं पूरे सिस्टम को स्टडी करने के बाद जो भारत में हम लोग अपना सकते हैं। फिलहाल वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पे रुकूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप अगला वीडियो भी देखें। तब तक इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके विचार हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ और खासकर अगला चरण कि भारत में हमको क्या सुधार लाने चाहिए ताकि जनता के बीच में न्यायपालिका की जो गिरती हुई साख है हम उसको बचा सकें। सोशल मीडिया उसका एक लाइव एग्जाम्पल। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आज जो हमने चर्चा करी दोस्तों वो बहुत सिंपल थी। उसका मुद्दा था क्या हम दबाव में हैं। जो भी विचार हो लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, एक बार निवेदन चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। फिलहाल वंदे मातरम।